नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं प्रिया। ये करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत। बीजेपी के बलिया से सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही बयान दे डाला, जिसके बाद उनके नाम की चर्चा जमकर हो रही है। रिपोर्ट देखिए। ऐसी आवश्यकता जब परिस्थिति स्वाभिमान पर संकट आ जाएंगे तो मैं किसी अपराधी की तलाश नहीं करूंगा, स्वयं ठोक दूंगा। आ गए ठोको परंपरा के झंडे बरदार, बलिया की चलती फिरती सरकार, कानून के स्वयं ठेकेदार। तो भक्त लोगों झुकाओ माथा, सुनो साहब की गौरव गाथा कि अपराधियों के खिलाफ बड़ी मुहिम की शुरुआत हुई। दरअसल संत की तरह जो प्रवचन बांच रहे हैं ना, ये कोई संत महात्मा है नहीं, कमल वाली पार्टी के बलिया से सांसद हैं। नाम है वीरेंद्र सिंह मस्त। जी हाँ, मस्त। और जब इंसान मस्त हो जाता है ना, तो इस तरह के प्रवचन तो देता ही है। ये पहली बार नहीं है जो सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने अपने मुखमंडल से बयानों का बंडल फेंका हो। कई बार कर चुके हैं और अब तो सांसद जी अभ्यस्त हो चुके हैं। महीने में एक दो बार ऐसी बातें बोल नहीं लेते ना, तो दिक्कत हो जाती है। दरअसल बलिया से चुने गए परम प्रतापी महाज्ञानी वीरेंद्र सिंह मस्त ने कानून को सीधे सीधे चुनौती दी है। वो सुनाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले सांसद से संत बने वीरेंद्र सिंह मस्त का मस्त वाला ज्ञान सुन लीजिए। देखिए, ये अपराधी वगैरह इस तरह के लोग मेरे कभी विषय नहीं रहे, और यहाँ मैं 3 बार सांसद यहाँ के लोगों के आशीर्वाद से बना हूँ। ये हत्या करने वाले लोग, कराने वाले लोग मेरे कभी विषय नहीं रहे, ना इनकी मैं कभी। लग ही नहीं रहा था कि सांसद से बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ऑक्सफोर्ड के किसी शोध शास्त्री से बात हो रही है, जो कानून पर शोध तो कर रहा है, लेकिन देखो तो जरा होनहार छात्र को अपराधी कभी विषय रहे नहीं रहे। जैसे अपराधी ना हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ हो गए। इसके बाद विधायक विजय मिश्रा के आरोपों पर परम ज्ञान सुन लीजिए, धन्य हो जाएंगे। वो क्यों कहते हैं, उनका सर्वाधिकार है, वो क्यों कहते हैं वो जाने। मैं न हत्या कराने वाले की तलाश करता हूँ, न किसी अपराधी से परवाह कोई करता। मेरा सामाजिक प्रशिक्षण जहाँ हुआ है, राजनीतिक प्रशिक्षण जहाँ हुआ है, वो मुझे स्वाभिमान से जीवन जीने का, समाज में स्वाभिमान से काम करने का प्रशिक्षण हुआ। ऐसी आवश्यकता जब परिस्थिति स्वाभिमान पर संकट आ जाएंगे तो मैं किसी अपराधी की तलाश नहीं करूंगा, स्वयं ठोक दूंगा। और इस ठोकने जैसे अतुलनीय शब्द के साथ कथा का समापन हुआ, और साथ ही सांसद जी ने सार्वजनिक रूप से कानून का स्वाहा कर दिया। जिस संविधान की शपथ लेकर सांसदी की मौज उड़ा रहे हैं, उसकी गरिमा को हवा में उड़ा दिया। बता दिया कि जनप्रतिनिधि चुन लो या कुछ भी कर लो, हम सुधरने वाले नहीं हैं। खुद ही सोचिए, एक तो सांसद, वो भी सत्ताधारी पार्टी के, और उनको अपनी सरकार पर भरोसा नहीं रहा है। तभी तो गजब का वाच सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने दिया है कि इनको जरूरत नहीं पड़ती पुलिस की, कानून की, नियमों की। ये तो ठाठा प्रणाली के अग्रदूत हैं। इस विलुप्त होती प्रतिभा को जीवांत करने का ठेका इनको ही दिया गया है। खैर, सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के मस्ताने नगमे तो आपने सुन लिए, अब जरा राम धुन सुन लीजिए, क्योंकि सांसद अगर ऐसा कहेंगे और करेंगे तो सब राम भरोसे ही। इंडिया न्यूज के लिए भदोही से अनंत देव पांडे की रिपोर्ट। वहीं कानपुर देहात के एक ग्राम प्रधान ने विकास के नाम पर जो भ्रष्टाचार की पटकथा लिखी है, उसने लाखों का वारा न्यारा कर दिया है। बनी बनाई सड़क के नाम पर लाखों का माल हड़प जाने का मामला सामने आया। रिपोर्ट देखिए। बड़ी इतराती है खुद पर कि उसे खोद कर देश के सच्चे समाज सेवी शुएब का नाम लिखा गया है। और ये जो रास्ता दिख रहा है ना, ये कोई मामूली रास्ता नहीं है। गांव के प्रधान जी से पूछिए, इस रास्ते को चापते हुए लखपति बने। हाँ, सच्ची कह रहे हैं। दरअसल कानपुर देहात के सिकंदरा तहसील में विकास की गंगा बहनी थी, जो लखनऊ से सरकारी खजाने से निकली थी। उसमें गांव के रास्ते बनने थे, गांव की तस्वीर बदल देनी थी। पीतमपुर और आलमपुर गांव के प्रधान शुएब को ये जानकारी मिल गई कि सरकार ने तो खजाना खोल दिया है,
तो पहली ही फुर्सत में कमाल दिखा दिया। जी हाँ, जिस रास्ते को आप देख रहे हैं ना, इस रास्ते को बनाने के नाम पर कुल मिलाकर 50 लाख रुपया अपनी अंटी में दबा लिया। दरअसल गांव वालों का आरोप है कि जिस रास्ते को बनाने के नाम पर ग्राम प्रधान शोएब पीठ थपथपाई रस्म का निर्वहन घूम घूम कर रहे हैं, वो तो दरअसल बहुत पहले ही सरकारी योजना से बन गई थी और बचा कुचा काम विधायक जी की कृपा दृष्टि से हो चुका है। देखिए, सन 2012 में ग्राम पीतमपुर में लोहिया ग्राम से जानेश्वर मिश्रा और लोहिया ग्राम के नाम से घोषित हुआ था, जिसमें 42 लाख रुपए पास हुए थे और उस 42 लाख रुपए से पूरे गांव में आरसीसी रोड बना दिया गया था। इसके बाद ग्राम प्रधान द्वारा 2019, 20, 15, 16, 17, 18, 19 इसमें ये सारे घोटाले ग्राम आलमपुर में इंटरलॉकिंग पर तीन बार दिखा दिया कि 3 इंटरलॉकिंग रोड गांव में बिछाए, जबकि सिर्फ 1 इंटरलॉकिंग रोड है। पुराने रोड पूर्व प्रधानों द्वारा बनाए गए, पूर्व विधायक द्वारा बनवाए गए कार्यों को भी इसी प्रधान द्वारा और ग्राम पंचायत अधिकारी की मिली भगत से फर्जी दिखाया गया और उसका पैसा उठा लिया गया, जिसके मेरे पास प्रूफ भी। दरअसल पूर्व ग्राम प्रधान से लेकर विधायक जी के कामों पर अपने नाम की शिला पट्टिका लगाकर वर्तमान ग्राम प्रधान शोएब ने बड़ा कमाल दिखा दिया। ग्राम सचिव की मदद से करीब 50 लाख का चूना सरकारी खजाने को लगा दिया और बड़े दानवीर कर्ण बने गांव में घूमे फिर। फिलहाल इसकी शिकायत इस्लाम कुरैशी ने कानपुर के अधिकारियों से लेकर लखनऊ तक की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मंडला अधिकारी आयुक्त वो संयुक्त विकास, मैंने उनको लिखित दिया, मैंने डीएम साहब को भी लिखित में दिया, डाक द्वारा भेजा और आईजीआरएस से भेजा, मैंने मुख्य विकास अधिकारी को दिया और जिला राज पंचायत अधिकारी को लिख करके दिया। उस पर अभी तक तो हमें शून्य दिख रहा है। कार्रवाई के नाम पर अब तक सब कुछ शून्य है। हाँ, लेकिन कमाई के नाम पर बहुत सारे शून्य संख्या के पीछे लग गए, जिसने रातों रात ग्राम प्रधान से लेकर ग्राम सचिव का जोरदार विकास कर दिया। ग्राम प्रधान की नजर में यही असली विकास है, तभी तो सारे के सारे सरकारी मठाधीश मुंह में दही जमा कर बैठे और ग्राम प्रधान सरकारी खजाने से मिली रकम की लस्सी बनाकर कटक कि नालियां बननी चाहिए थी, लेकिन नालियां नहीं बनाई गई हैं। देखिए, रोड पर पानी है और बरसात का सीजन है, लोग इससे बीमार हो रहे होंगे। बावजूद उसके प्रधान द्वारा यहाँ पर करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है, लेकिन अधिकारी इसमें कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। वहीं पर जांच की बात को कह के मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और अभी तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं की गई है। तो ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के आदेशों को प्रधान और सचिव मिलकर कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये कानपुर देहात में देखने को मिल सकता है। कानपुर देहात से सूरज सिंह, इंडिया न्यूज। आपदा को अवसर बनाने की बात को प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के कर्मचारियों ने सच कर दिखाया। कोरोना मरीजों को दी जा रही सुविधा के नाम पर जमकर उगाही की गई है और इस मामले पर अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। बाबा कोरोना संक्रमण देश में आपदा बनकर आया है, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है, लेकिन आपदा में अवसर ढूंढने का फरमान क्या जारी हुआ। देखिए, कोरोना जैसी आपदा में झोला भर भर कर अवसर ढूंढा भी गया और भरा भी गया। दरअसल सफेद रंग के वस्त्रों में अंतरिक्ष यात्री बनकर जो घूम रहे हैं ना, वो वार्ड बॉय हैं। कोरोना काल में ड्यूटी लगी है। प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में कोरोना वार्ड बना है, तो इन वार्ड बॉय ने आपदा में गजब का अवसर ढूंढा है। मतलब कोरोना पीड़ित लोगों को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया, जिसके बाद तीमारदारों का अपनों से मिलने का कोई चांस नहीं है। सिर्फ उस वार्ड में डॉक्टर जा सकते हैं या फिर वार्ड बॉय या नर्स, यानी कि एक्सेस पर पूरी तरह से पाबंदी है। ऐसे में उनके खाने पीने से लेकर उनकी जरूरतों का सामान पहुंचाने के लिए यही लोग ब्रिज है। लेकिन ये इंसान रूपी ब्रिज फ्री नहीं है, टोल देना पड़ता है। खुद ही देख लीजिए। राजानगर बाद आवाज सीधा खेल चल रहा है स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में।
मरीज को मनचाहा खाना चाहिए तो जेब ढीली करो, मरीज को सुख सुविधा पहुंचानी है तो पैसा खर्च करो, मरीज तक मोबाइल पहुंचाना है तो रकम खर्च नहीं हो। खुला खेल फर्रुखाबादी नहीं, प्रयागराज ही चल रहा है। दरअसल सोराहों के रहने वाले लक्ष्मी नारायण शर्मा में कोरोना की पुष्टि हो गई तो 2 अगस्त को इसी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जिसके बाद उनके बेटे सतीश और लकी सब कुछ छोड़कर पिता के पास प्रयागराज आ गए। सीधे भागते हुए स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल पहुंचे तो सफेदी की चमकार ने मिलने से मना कर दिया। फोन पर पिता से बात हुई तो पता चला कि दवाई और खाना तो छोड़िए, अंदर वक्त पर पानी तक नहीं मिलता। तो बेटों का जी बेचैन हो गया। इधर उधर से जुगाड़ लगाई तो पता चला कि पीपीई किट में घूमने वाले ही डाकियां हैं, जो जूस से लेकर खाने पीने की सप्लाई करते हैं और बाकायदा उनकी रेट लिस्ट है। सर ये एक्चुअली में स्वरूप रानी हॉस्पिटल इलाहाबाद का वीडियो है। इस हॉस्पिटल में भी मेरे पापा को कुछ कोरोना के सिम्टम्स दिखे थे तो हम उनको यहाँ पे लेके आए हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए। उनको बिना टेस्ट किए आईसीयू वार्ड में डाल दिया गया और ये बता दिया गया हमें कि इनको कोरोना हुआ है, जबकि वो रिपोर्ट हमें 5 तारीख को मिली है। इसके बाद हमें पापा को जूस पहुँचाना होता था, 50-50 रुपये का जूस पहुँचाना होता था, तो उसके लिए हमें उनको 500 से 1000 रुपये देने होते थे। 7 तारीख तक हमने किसी भी तरीके से पैसे वैसे दे के सब कुछ सेट करके रखा हुआ था। 7 तारीख को इनके वार्ड बॉय चेंज हो जाते थे और 2 वार्ड बॉय अचानक से आए और वो हमसे मांगने लगे कि आप हमें 3000 रुपये पर डे का देंगे तो हम आपके पापा का सारा काम करेंगे। हमने डॉक्टर से कंप्लेन किया तो डॉक्टर लोगों ने मतलब कभी भी कुछ भी इस चीज़ पे एक्शन ही नहीं लिया। इसके बाद भी हम पापा को इस तरीके से वो करते रहे कि उनके पास सब कुछ पहुँच जाए। हमसे यहाँ पे वो पैसे लेते थे और अंदर जाते थे, अंदर पापा से बात होती थी तो उनको टॉयलेट करवाने का वो अंदर पापा से अलग पैसे। दोनों तरफ से जमकर पैसा खाया गया, आपदा में अफसर को ढूंढा गया। अंदर पिता के साथ होती लापरवाही पर बच्चे तड़पते रहे, लेकिन रकम की डिमांड कम नहीं हुई। लेकिन एक दिन पैसे कमाई का ये सिलसिला थम गया जब 16 अगस्त को लक्ष्मी नारायण ने दम तोड़ दिया। खोखली और दम घोटू व्यवस्था ने लक्ष्मी नारायण की जान ले ली। पैसे लेकर खाना और सामान पहुंचाने की शिकायत जब अधिकारियों से की गई तो वो भी मुंह में दही जमा कर बैठे रहे। आज ही इस संबंध में सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ है, जबकि इस संबंध में बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था है, सभी दवाएं मरीजों को दी जा रही है, हमारे पास उपलब्ध है, शासन द्वारा पूरी व्यवस्था की जा चुकी है। और खाने की जहाँ बात है, खाना के हमारे पास पूरी व्यवस्था आज तक कभी किसी के द्वारा शिकायत नहीं की गई है। इस संबंध में भी परिजन के साथ के लोगों ने कभी हमसे शिकायत नहीं किया कि हमने पैसा दिया या पैसा किसी ने लिया। ये जब हम पूरी सब कुछ व्यवस्था कर रहे हैं तो उनको इस तरह की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लो जी, स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के जिले इलाही का फरमान आ गया है कि तीमारदारों को कोई हक नहीं बनता है कि वो सवाल खड़ा करें, उनको कोई हक नहीं बनता है कि वो अस्पताल में फैली अव्यवस्था को उजागर करें, उनको कोई हक नहीं बनता है कि वसूली जा रही रकम के एवज में अपनी आवाज ऊंची रखें। लेकिन फिर भी अगर कोई आवश्यकता है हमसे मिलते जरूर, हम उनको हर समस्या सुनते हैं। हमारी टीम, मैं स्वयं रात 1 बजे तक तो मैं वहीं ऑफिस से बगल में बैठता हूँ, टीम बैठती है और परिजन के और उनके साथ, उनके लोगों के साथ में उनसे बात की जाती है, हमेशा उनसे पूछा जाता है, कोई समस्या हो सॉल्व करते हैं। फिर भी अगर ऐसा किसी व्यक्ति ने ऐसा किया है, जो भी होगा उसके हमने आज ही जांच कमेटी बैठा दिया है। 3 सदस्यीय वाइस प्रिंसिपल, कोविड के सुपरिटेंडेंट और हमारे यहाँ के SIC प्रमुख अधीक्षक की एक कमेटी गठित कर दी गई है। इस बात को इतनी गहनता से जांच करें और जरा कोई भी लापरवाही है, किसी भी गलती है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। बहुत एहसान किया साहब कि जांच की बात कह दी। आपके मुखमंडल से यही बात सुननी बाकी तो रह गई थी। खैर, आपको बता दें कि आपकी सरपरस्ती में स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल वसूली का अड्डा बन गया है। जमकर वसूली होती है और जब आदमी की जेब खाली हो जाती है तो उस तक पहुंचने वाला सामान भी बंद हो जाता है। आपदा को अवसर बनाने की प्रक्रिया में डॉक्टर SP सिंह साहब, आपके योगदान को इतिहास याद रखिए। ये वीडियो आया है जिसमें एक मरीज भर्ती था, मौत हो गई उसकी बाद में लखनऊ जाने पर, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और उनका ये महकमा स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय की इस लापरवाही पर क्या करेगा, ये देखने वाली बात होगी। संदीप तिवारी, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। कोरोना काल में कानपुर के गोविंद नगर स्थित रिजेंसी हॉस्पिटल में मनमाने तरीके से परिजनों से 14 लाख रुपए वसूलने का मामला उजागर हुआ था।
हॉस्पिटल में 25 दिन एडमिट कर लाखों रुपए वसूली के इस मामले में आए दिन नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। मृतक के परिजनों को उचित न्याय न मिलने के बाद अब परिजनों ने अस्पताल की लापरवाही के लेकर प्रशासन को अवगत करा दिया है, जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने टीम गठित कर मामले की जांच शुरू कर दी। हालांकि अभी तक न तो कोई जानकारी दी गई और न ही कोई कार्रवाई हुई है। आक्रोशित परिजनों ने मामले पर लीगल प्रोसेस से कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही साथ परिजनों का यह भी कहना है कि कोरोना काल में हॉस्पिटल द्वारा इस तरीके से मनमानी और वसूली पर रोक लगे। यूपी में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। मरीजों की संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने सुनिए। उत्तर प्रदेश में भारी कोरोना का संकट काल गुजर रहा है और ये जो हालात हैं उन हालातों पे लगातार मुख्यमंत्री निगरानी बनाए हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री खुद उन जिलों का दौरा कर रहे हैं जहां पे ज़्यादा कोरोना का संकट देखा जा रहा है और हमारे साथ वार्ता करने के लिए भी उपलब्ध हैं। सर, किस प्रकार कोरोना की मॉनिटरिंग चल रही है और लगातार देखा जा रहा है आप दौरे भी कर रहे हैं अस्पतालों का, मेडिकल कॉलेजों का, लेकिन अभी हकीकत क्या है? देखिए, कोरोना के फैलाव को उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी ताकत से रोकने का काम किया है और आज उसी का ये परिणाम है कि हमारा इतना बड़ा प्रदेश होने के बाद भी मात्र 57,000 केसेस पॉजिटिव हैं उत्तर प्रदेश में और मृत्यु दर भी दूसरे प्रांतों से कम। हमसे छोटे छोटे प्रांत हैं, चाहे महाराष्ट्र है, चाहे आंध्र प्रदेश है, चाहे तमिलनाडु है, यहाँ मृत्यु दर काफ़ी है। तो हमने हर स्तर पर इस प्रयास भी किया और उसमें सफलता भी मिली। और मैं सोचता हूँ कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें रुचि ली, डे टू डे मॉनिटरिंग करी, हर जगह कमांड कंट्रोल सेंटर स्थापित किए, टेस्टिंग की फैसिलिटी 72 से बढ़ाकर लगभग 1.5 लाख कर दी। पूरे प्रदेश में चाहे वो वेंटिलेटर हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे HFNC हो, उसकी व्यवस्था करी और हर जगह कोशिश ये की कि अस्पतालों में कम से कम समय में मरीज पहुंच जाए। जाहिर सी बात है आपने टेस्टिंग क्षमता बढ़ाई हो, वही कारण है कि कोरोना के संक्रमित मरीज ज़्यादा निकल रहे हैं। बड़ा प्लान क्या है इस समय? लगातार देखा जा रहा है कि अब जो अस्पतालों में है बेड फुल हैं, अस्पताल फुल हैं। नहीं, फुल नहीं है। हमने कल लखनऊ से भी समीक्षा की थी, आगे लगातार हम बेड बढ़ा रहे हैं। अभी जो लखनऊ में KGMU का जो नया लिम्ब सेंटर था, उस लिम्ब सेंटर के स्थान पर हमने कोविड अस्पताल उसे बनाया। 7 तारीख को उसका शुभारंभ होने जा रहा है। अभी गोरखपुर में 5 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी एक कोविड अस्पताल का शुभारंभ करेंगे। अभी नोएडा में एक अस्पताल का शुभारंभ हुआ। तो हर जगह पर हमारी कोशिश यह है कि बेड ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएं ताकि लोग किसी प्रकार से असुविधा न महसूस करें। और हर स्तर पर यह मॉनिटरिंग हो रही है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और CMO से कहा गया है कि सुबह दोनों बैठ के अपने हर जिले में प्लानिंग करें और शाम को कमांड कंट्रोल सेंटर पर बैठें। ये इसी के लिए किया गया कि ताकि किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। एम्बुलेंस कम से कम समय में मरीज़ के पास पहुंच जाए ताकि मरीज़ सीधे सीधे अस्पताल में भर्ती हो जाए जैसे ही उसके लिए पता चले कि वो बीमार। तो हर तरफ से हर स्तर पर यह कोशिश की जा रही है कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए प्रयास किया गया और इसके इलाज से संबंधित भी जितने भी प्रयास हो सकते थे वो सारे के सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और उसी की वजह से हमारा जो रिकवरी है स्थिति है, आप देखिए कि 1,85,812 लोग रिकवर हो चुके हैं। लगभग 75% लोग जो हैं से ज़्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। तो ये भी अपने आप में एक उपलब्धि है, लोग जो रिकवर हो पहुँच गए। बड़ी उपलब्धि है चूँकि जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं उनमें 2,41,000 के आसपास कोरोना के संक्रमित मरीज अभी तक पाए गए हैं, जिसमें कि 75% के आसपास जो है रिकवरी रेट कंप्लीट हुआ है एवं जो मृत्यु दर है वो मृत्यु दर भी अब घट के 4% के आसपास आ चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज। वहीं लखीमपुर खीरी में पूर्व विधायक निवेंद्र मिश्रा की हत्या मामले में सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता और विधायकों का दिवंगत विधायक के गांव वो पहुंच रहे हैं। लखीमपुर खीरी पहुंचे सपा नेता और राज्यसभा सांसद रवि वर्मा ने सरकार पर जमकर हमला बोला। रवि वर्मा ने कहा कि जिस तरह छुट्टी के दिन बिना कागजात जमीन पर कब्जा करने का प्रशासन द्वारा जो प्रयास कराया गया, उससे ये साफ हो गया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। राज्यसभा सांसद रवि वर्मा ने मामले में शामिल सभी पुलिसकर्मी और भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए, छुट्टी वाले दिन जबकि मुकदमा चल रहा था जमीन के ऊपर,
बिना किसी सक्षम स्तर के अधिकारी को लिए, बिना कोई सक्षम आदेश पारित किए जिस तरीके से अपराधियों के माध्यम से ज़मीनों पर कब्जा कराने का प्रयास किया गया है और नियोजित तरीके से हमारे पूर्व विधायक जो कि इस इलाके का शेर रहा है, इस इलाके का नेता रहा है, उसका कत्ल किया गया है। ये बहुत ही गंभीर घटना है। आज इसकी गूंज देश में ही नहीं, दुनिया हिंदुस्तान के बाहर भी हो रही है। अब सरकार को जवाब देना हो। चलिए बात कर लेते हैं लखनऊ की, जहां पर पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की वेबसाइट का उद्घाटन हुआ। आम नागरिक इस वेबसाइट के जरिए लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की सेवाएं पा सकेंगे। वेबसाइट में व्यम रक्षणाय सेवा महे स्लोगन कमिश्नरेट की इस वेबसाइट में संदेश दिया गया है। जिस मां ने 9 महीने बच्चे को अपने पेट में रखा और जन्म दिया, क्या कोई मां अपने जिगर के टुकड़े को बेच सकती है? तो आपका जवाब नहीं होगा। लेकिन इसकी बांगी मुरादाबाद के बिलारी में देखने को मिली, जहां पर एक रिक्शा चालक ने अपने 2 महीने के बच्चे को गरीबी के चलते 49,000 रुपए में बेच दिया। दरअसल जानकारी के अनुसार मोहल्ला फुलवर में एक रिक्शा चालक का परिवार रहता है, लेकिन बदलते जमाने में साधारण रिक्शा का चलन कम और ई रिक्शा का ज्यादा हुआ, जिसके चलते परिवार का गुजर बसर करना मुश्किल हो रहा है। रिक्शा चालक ने गरीबी के चलते अपने 2 महीने के बच्चे को बेच दिया। जब मां से बच्चे के बिना नहीं रहा गया, इसके बाद मामले की जानकारी मोहल्ले के लोगों को मिली तो बच्चे को वापस करा दिया गया। हालांकि बिलारी विधानसभा से विधायक मोहम्मद फहीम इरफान ने सरकार पर सवाल उठाते हुए पीड़ित परिवार से मुलाकात कर मदद करने का भरोसा दिया है। चलिए बात कर लेते हैं आगरा की, जहां पर ताज के दीदार का इंतजार खत्म होगा। 21 सितंबर से पर्यटकों के लिए खुलेगा ताजमहल। एक दिन में सिर्फ 5,000 पर्यटकों को ही एंट्री मिलेगी। आगरा किला भी पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। कोरोना के कारण 6 महीने से बंद था ये ताजमहल, लेकिन अब दीदार का इंतजार समाप्त होने वाला है। 21 सितंबर से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन इस दौरान क्योंकि कोरोना काल है, तमाम जो गाइडलाइंस है, तमाम जो प्रोटोकॉल्स है, उसकी पालना भी इस दौरान की जाएगी। एक दिन में सिर्फ 5,000 पर्यटक ही अंदर जा पाएंगे, उन्हीं को इजाजत दी जाएगी, उन्हीं को एंट्री दी जाएगी। ताज के दीदार का इंतजार खत्म होने वाला है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही। नमस्कार।